नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं उन पे विशेष तौर पे चर्चा कर रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन के जो हमारे सिद्धांत होते हैं, प्राय सामाजिक परिवर्तन के दो सिद्धांत हैं। पहला है आपका सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में क्या होता है, और दूसरा है हमारा सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत। आज हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। क्या है चक्रीय सिद्धांत? जैसे कि नाम ही से आपका है चक्रीय, एक चक्र चलता रहता है। जिस बिंदु से हम शुरुआत करते हैं अंत में घूम फिर के हम उसी बिंदु में आ जाते हैं। यानी इसमें आपका प्रारंभ और अंत का वर्णन है। जिस बिंदु से शुरुआत करते हैं अंत में हम घूम फिर के उसी बिंदु में आ जाते हैं। कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन को जो चक्रीय सिद्धांत हैं, इसमें आपका काफ़ी जो बातें कही गई हैं, कई विद्वानों द्वारा अपने अपने तरीके से कहा गया। उन्होंने कहा है कि जहाँ से हम प्रारंभ होते हैं घूम फिर करके हम वहीं पहुँच जाते हैं। इस प्रकार के विचारों की प्रेरणा संभवतः विद्वानों को प्रकृति से मिली होगी कि जहाँ से हम प्रारंभ होते हैं घूम फिर कर हम पुनः उसी जगह पे पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रेरणा है हमारे विद्वानों को प्रकृति से मिली होगी। प्रकृति में हम देखते हैं कि जैसे एक ऋतु का एक चक्र चलता है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, फिर सर्दी है, गर्मी है, बरसात है। इसी तरीके से हमारे विद्वानों को प्रकृति से एक शिक्षा मिली होगी सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के बारे में कि हम घूम फिर करके जिस तरीके से ऋतुएं वापस आ जाती हैं उसी तरीके से हमारे समाज में भी जो परिवर्तन होते हैं घूम फिर करके वो पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि रात होता है, रात के बाद दिन आती है, दिन के बाद रात आती है, तो क्या हो रहा है, एक चक्र चल रहा है। उसी प्रकार व्यक्ति का भी होता है, जन्म मृत्यु, इस तरीके फिर जन्म मृत्यु, इस तरीके से व्यक्ति गुजरता रहता है। कभी जन्म होगा, फिर युवा होगा, फिर वृद्ध होगा, फिर वो उसका अंत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक साइकिल चलती रहती है और पुनः घूम फिर कर हम उसी जगह पे आ जाते हैं। परिवार, समाज, सभ्यताएं, उत्थान पतन सब ये चक्र के रूप में गुजरते रहते हैं। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने विश्व की जो है कई सभ्यताओं का अध्ययन किया है और बताया है कि हमारा जो चक्रीय सिद्धांत है इसमें कौन कौन से विद्वान सम्मिलित थे, क्या क्या विचार दिए हैं। जैसे सबसे पहले जो चक्रीय सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि चक्रीय सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो कौन कौन हैं। इसके लिए आप चार चीज़ें याद कर लीजिए। स्टॉप, STOP, स्टॉप। स्टॉप से हो जाएगा चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है सोरोकिन। एस से समर्थक हो गए सोरोकिन। टी से हो जाएगा आपका टाइनबी। ओ से हो जाएगा आपका ओसवाल्ड स्पेगलर और पी से हो जाएगा पेरेटो। अगर आपने देखा कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के कौन कौन से विद्वान समर्थक हैं, तो आपको कभी कभी कई एग्जाम में पूछा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन हैं। तो एक सूत्र याद कर लेंगे, स्टॉप, STOP। तो एस से क्या हो गया, सोरोकिन। टी से टाइनबी, ओ से ओसवाल्ड स्पेगलर हो जाएंगे, पी से पेरेटो हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा क्या रहेगा, स्टॉप। अगर हमने शॉर्ट में याद कर लेंगे। जो हमारा सबसे पहला सिद्धांत है थ्योरी ऑफ, हम पढ़ेंगे ओसवाल्ड स्पेगलर। हमारा है स्पेगलर का सिद्धांत, जो सामाजिक परिवर्तन का जो विद्वान, कई विद्वान हैं, उन्होंने सबसे पहले स्पेगलर का सिद्धांत आता है कि स्पेगलर का सिद्धांत क्या है। सामाजिक परिवर्तन के जो आपके स्पेगलर हैं, इन्होंने 1918 में अपनी पुस्तक में द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एक किताब लिखी है। उन्होंने बताया कि इस किताब में किस तरीके से समाज में परिवर्तन होते हैं। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसकी किताब है ये, स्पेगलर की। कब लिखी गई, 1918 में लिखी गई। जरूरी नहीं कि आप वीडियो देखिए, इसको आप सुनते रहें, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है, स्पेगलर। इन्होंने एक किताब लिखी द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। कब लिखी है किताब, 1918 में लिखी है। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि
सामाजिक परिवर्तन के जो है उद्विकासी सिद्धांतों की आलोचना की और कहा कि परिवर्तन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होती। उन्होंने कहा है कि स्पेंगलर बोलते कि सामाजिक परिवर्तन जो है एक चक्र चलता रहता है, जहाँ से हम प्रारंभ होते हैं घूम फिर करके हम पुनः वहीं पहुँच जाते हैं। जैसे कि मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, ये क्रम हमारा बराबर चलता रहता है। ये चक्र जो है मानव समाज एवं सभ्यताओं में भी पाया जाता है। मानव की जो सभ्यता एवं संस्कृति के उत्थान और पतन, निर्माण का, विनाश का जो चक्र चलता रहता है वो फिर एक बार शुरू होता है, फिर समाप्त होता है। उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए स्पेंगलर ने विश्व की जो है 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया है। स्पेंगलर ने विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया है। इन सभ्यताओं का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने चक्री सिद्धांत का कहा है कि भाई हमारा जो चक्र है इस तरीके से जो चलता रहता है, प्रकृति का नियम होता है उस तरीके से हमारा चक्र चलता रहता है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जो उन्होंने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया है वो कौन कौन सी सभ्यताएँ हैं, उनमें पहला है आपका अरब की सभ्यता का अध्ययन किया, मिस्र की सभ्यता, मेजियन, माया, रूसी, पश्चिमी संस्कृतियों का अध्ययन किया। इस तरीके उन सारी सभ्यताओं का अध्ययन करके उन्होंने अपना चक्री सिद्धांत दिया। स्पेंगलर ने पश्चिमी सभ्यता के बारे में कहा है कि यह अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, उसके बाद इसका पतन निश्चित है, किंतु धीरे धीरे इसका पतन अवश्य होगा। ऐसे ही विचार में उन्होंने कहा है कि अब इसका पतन इसलिए ज़रूर होगा कि एक उच्च बिंदु तक पहुंच गई है, पर उन्होंने अपने आगे जो कहा है वह उच्च बिंदु नहीं बताया है। स्पेंगलर की भविष्यवाणी उस समय सत्य प्रतीत हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का पतन हुआ और स्पेंगलर ने कहा कि युद्ध एवं शास्त्रों का निर्माण सभ्यता के पतन के सूचक हैं। उनका मानना है कि भविष्य में पश्चिमी समाजों का जो आज दबदबा है, एक दिन उनका सारा दबदबा समाप्त हो जाएगा और उनकी सभ्यता शक्ति सारी नष्ट हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि एशिया के जो देश अब तक पिछड़े हुए हैं वे कमज़ोर एवं सुस्त हैं। अपनी आर्थिक एवं सैनिक शक्ति के कारण प्रगति एवं निर्माण में के पथ पर अवश्य वो आगे बढ़ेंगे। वे पश्चिमी समाजों के लिए एक चुनौती बन जाएंगे। इस प्रकार पश्चिमी एवं एशिया के समाजों के उदाहरणों के द्वारा स्पेंगलर ने अपना सामाजिक परिवर्तन का चक्री सिद्धांत समझाया। इस सिद्धांत की काफ़ी विद्वानों ने आलोचना की है। इसमें कहा गया है कि स्पेंगलर ने जो आपका चक्री सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को क्लियर नहीं किया। स्पेंगलर ने यह नहीं बताया कि किसी सभ्यता, समाज और संस्कृति का जो अंतिम बिंदु है वह अंतिम बिंदु क्या होगा जिसके बाद एक पतन की शुरुआत होगी। यह उन्होंने बात नहीं की है अपने विचारों में। उनका यह भी कहना है कि पश्चिमी समाज का जो चरम स्वरूप को प्राप्त कर चुका होगा तो यह चरम स्वरूप क्या होगा, त्रुटिपूर्ण क्या है, क्योंकि अब भी उसके विकास का कार्य जारी है। स्पेंगलर के सिद्धांतों को हम पूर्णतः कहा गया है काफ़ी विद्वानों ने कि स्पेंगलर के सिद्धांतों को हम पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं मान सकते। उनके सिद्धांत से उनका निराशावाद प्रकट होता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या है, सामाजिक परिवर्तन का जो चक्री सिद्धांत है स्पेंगलर ने दिया है, इसके बारे में चर्चा की। चलिए आगे हम देखते हैं। टॉयनबी का एक सिद्धांत और है। टॉयनबी का सिद्धांत है चक्री सिद्धांत के समर्थक में। टॉयनबी ने कहा है विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन करने के बाद टॉयनबी ने चक्री सिद्धांत को दिया है। उनकी एक पुस्तक है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। कौन सी पुस्तक टॉयनबी की? ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जिसमें उन्होंने चक्री सिद्धांत का समर्थन किया है। और टॉयनबी ने कहा है अपने सिद्धांत को चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, चैलेंजिंग एंड रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। वे कहते हैं कि प्रत्येक सभ्यता के प्रारंभ में प्रकृति एवं मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्ति को अनुकूलन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अगर इस चुनौती के प्रत्युत्तर में सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करता है और भौगोलिक चुनौतियों के स्थान पर सामाजिक चुनौतियां भी दी जाती हैं। ये भी चुनौतियां हैं
जो समाज की भीतरी और समस्याओं के रूप में अथवा बाहरी समाजों द्वारा दी जाती हैं। जो इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर लेता है वह जीवित रहता है, जो ऐसा नहीं कर सकता वह नष्ट हो जाता है। इस तरीके की बात टायनबी ने की है आपके सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की। इसके बाद आता है पेरेटो का महत्वपूर्ण सिद्धांत। इससे कई बार क्वेश्चन निकल के आते हैं। विल्फ्रेड पेरेटो ने जो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है, जिसे हम अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ इथिक्स के नाम से जानते हैं। ये प्रतिपादन अपनी जो उनकी पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, इसमें उन्होंने किया हुआ है चक्रीय सिद्धांत का वर्णन। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के आधार पर समझाया है। उनका कहना है कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग दिखाई देते हैं, उच्च या अभिजात वर्ग और निम्न वर्ग। ये दोनों वर्ग स्थिर नहीं हैं, इसमें परिवर्तन चक्रीय हो चक्र में चलते रहते हैं। कभी निम्न वर्ग उच्च वर्ग में पहुंच जाता है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग में आ जाता है। जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि अभिजात वर्ग के लोगों की कुशलता एवं योग्यता धीरे धीरे में हाथ होने लगता है और वे अपने गुणों को खो देते हैं, इस प्रकार निम्न वर्ग आगे बढ़ जाते हैं। उनका कहना है कि निम्न वर्ग में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं बुद्धिमान, चरित्रवान, कुशल, योग, साहिती, जो कि ऊपर की ओर आते हैं और इस प्रकार उच्च वर्ग निम्न वर्ग में तथा निम्न वर्ग उच्च वर्ग में परिवर्तन हो जाते हैं। क्योंकि ये परिवर्तन एक चक्रीय गति में होता है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय अथवा अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के रूप में पेरेटो ने अपनी बात को कहा है। और पेरेटो ने एक चीज़ और कहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमें दो प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं, शेर तथा लोमड़ियाँ। शेर लोगों को आदर्शवादी लक्ष्यों को दृढ़ विश्वास है जिन्हें प्राप्त करने के लिए वे शक्ति का सहारा लेते हैं। शेर वे लोग हैं जो सत्ता में होते हैं। क्योंकि शेर लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं अतः समाज में भयंकर प्रतिक्रिया हो सकती है। वे कूटनीति का सहारा भी लेते हैं और शेर से अपने को लोमड़ियों में बदल लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि लोमड़ियाँ भी बड़ी चालाकी से शासन चलाते हैं और सत्ता में बने रहते हैं। किंतु निम्न वर्ग में भी कुछ लोमड़ियाँ होती हैं जो सत्ता को हथियाने की फिराक में होती हैं। एक समय ऐसा आता है कि उच्च वर्ग की लोमड़ियों से सत्ता निम्न वर्ग की लोमड़ियों के हाथ में आ जाती है। यह बात कौन करते हैं? आपका पेरेटो करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने दो वर्ग बताए हैं, सट्टेबाज और निश्चित आय वाले वर्ग। कुछ लोग आपके क्या होते हैं, लोगों की आय अनिश्चित होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। इस तरह के लोग अपनी बुद्धि के अनुसार धन कमाते हैं। इसके विपरीत दूसरे वर्ग के लोग होते हैं निश्चित आय वाले। प्रथम वर्ग के लोग आविष्कारक, उद्योगपति तथा कुशल व्यवसायी होते हैं और द्वितीय वर्ग के लोग होते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए शक्ति तथा चालाकी का प्रयोग करते हैं, भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। इस कारण उनका पतन हो जाता है, उनका स्थान दूसरे वर्ग के लोग ले लेते हैं। एक होता है आदर्शात्मक। क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, विश्वासवादी, अविश्वासवादी। कभी समाज में विश्वासवादियों का प्रभुत्व होता है, कभी रूढ़वादी हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, उनके स्थान पे दूसरे वर्ग के लोग उनका स्थान ले लेते हैं। इस तरीके से जो पेरेटो का है उसकी भी आलोचना की गई, समालोचना कि चक्रीय सिद्धांत को उन्होंने व्यवस्थित और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है। फिर भी आप उन कारणों को स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं जो वर्गों की स्थिति को परिवर्तित करते हैं। लास्ट में आता है सोरोकिन। सोरोकिन का भी है चक्रीय सिद्धांत, जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। सोरोकिन की जो पुस्तक है सोशल एंड कल्चर डायनामिक, क्या है? सोशल एंड कल्चर डायनामिक, सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। उन्होंने सोरोकिन ने क्या किया है कि मार्क्स, पेरेटो, वेबलिन की परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों की आलोचना की है। उनका मत है कि सामाजिक परिवर्तन में उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेंडुलम की भांति होते हैं। ठीक है, उनका प्रमुख रूप से दो संस्कृतियों भावात्मक और चेतनात्मक का उल्लेख किया है। उन्होंने प्रत्येक समाज की संस्कृति इन दो धुरियों के बीच घूमती रहती है, चेतनात्मक से भावनात्मक और भावनात्मक से चेतनात्मक।
एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के दौरान मध्य में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें चेतनात्मक एवं भावनात्मक संस्कृति का क्या होता है, मिश्रण होता है। दोनों संस्कृतियाँ वहाँ की मिलती हैं। इसे सोरोकिन ने आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के दौर से गुजरने पर समाज में ही परिवर्तन आता है। उन्होंने यहाँ 2 संस्कृतियों का उल्लेख किया है, चेतनात्मक सेंसेट कल्चर, भावनात्मक आइडिएशनल कल्चर, और तीसरा है आदर्शात्मक संस्कृति आइडियल कल्चर। 3 प्रकार की संस्कृतियों का भी सोरोकिन ने उल्लेख किया है। चेतनात्मक संस्कृति सेंसेट कल्चर, चेतनात्मक संस्कृति को हम भौतिक संस्कृति के नाम से जानते हैं, जिसका उल्लेख सोरोकिन ने किया हुआ है। इस संस्कृति के संबंध मानव चेतना तथा इंद्रियों से होता है। ठीक है, ये आपका कौन बात करता है, सोरोकिन। एक भावात्मक संस्कृति की बात करते हैं कि भावात्मक संस्कृति में क्या होता है, इसका संबंध भावना, ईश्वर, धर्म, आत्मा, नैतिक शक्ति से होता है। ये संस्कृति क्या है, अध्यात्मवादी संस्कृति कही जा सकती है। इसमें इंद्रिय सुख के स्थान पर आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष एवं ईश्वर प्राप्ति पर अधिक महत्व दिया जाता है। सभी वस्तुओं को ईश्वर कृपा का फल माना जाता है। ये जो है प्रथा परंपरा पर अधिक बल दिया जाता है। इस संस्कृति में प्रौद्योगिकी ये विज्ञान पिछड़ जाता है। किसमें, भावात्मक संस्कृति में। फिर एक लास्ट में आदर्शात्मक संस्कृति। ये संस्कृति चेतनात्मक एवं भावात्मक दोनों का मिश्रण होती है। इसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। इसमें धर्म, विज्ञान, भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख दोनों का संतुलन पाया जाता है। सोरोकिन इस प्रकार की संस्कृति को ही उत्तम मानते हैं, इसलिए इसे वे आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार हमारा जो चक्रीय सिद्धांत है वो हमारा है आपका क्या है, 4 लोगों ने बताया है चक्रीय सिद्धांत के बारे में। आपका है स्पेंगलर, टॉयनबी, पेरेटो, सोरोकिन। इन चारों लोगों ने इसमें अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के बारे में। इसके बाद अगला जो वीडियो रहेगा उसमें पढ़ेंगे हम सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के बारे में। कौन कौन व्यक्ति समर्थक हैं और हमारा सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।